तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी सर। सर मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सीबीएसई संबंधित विक्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से करी है। इसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कलिंगा यूनिवर्सिटी से की है, जहाँ से जहाँ से मैंने अपनी 2021 में ग्रेजुएशन करी थी। एट प्रेजेंट मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ सर। ठीक। आप अपना रोल नंबर बताएं, मोहित जी। रोल नंबर। 111090 सर। ठीक। मोहित जी, आप इतने अच्छे पैकेज पर काम कर रहे हैं, फिर आप एफएसओ क्यों बनना चाहते हैं? जी सर। सर इसके पीछे जो प्राइमरी मेरा रीजन है वो ये है कि ये मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड जॉब है। साथ ही साथ सर मैं पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। इस जॉब में सर जब मैंने काम शुरू किया था तो ये एक अनडायरेक्शनल जॉब थी। बट सर अब मैं एक डायरेक्शनल करियर की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूँ सर। ठीक है। तो मोहित जी, कल को और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसको भी छोड़ देंगे? नहीं सर, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं एक डायरेक्शनल जॉब देख रहा हूँ, सर्विस देख रहा हूँ जहां मैं पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी में कंट्रीब्यूट कर सकूं और हम्म। जो मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो। हम्म। तो मोहित जी, यदि आपका चयन हो जाता है और आप पदस्थ हो जाते हैं, फिर जी। एक दिन आपको सूचना मिलती है कि भोपाल शहर के बहुत बड़े रेस्टोरेंट, जो काफी नामी गिरामी है ना, लेकिन वहां जी। पे जो खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है उसमें काफी मिलावट पाया जाता है, जो लोगों के हेल्थ के साथ एक तरह से खिलवाड़ माना जा सकता है। तो आप क्या जी कार्रवाई करेंगे? सर, सबसे पहले मैं उस जगह पर जाकर हम्म। वहां पे चेक करूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा और उसकी डिग्री एनालिसिस के लिए उस सैंपल को एडल्ट्रेशन अगर सस्पेक्ट होता है तो जी। वहां सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। जी। और उसके बाद सर जो रिपोर्ट रहेगी उसके बेसिस पर सर अगर सिर्फ वो एक अनसेफ फूड है तब तो सर डेफिनेटली एफएसएस एक्ट 2006 के तहत हमें कार्रवाई करनी होगी। पर अगर वह सब स्टैंडर्ड है तो इम्प्रूवमेंट नोटिस देकर भी सर चीजों को ठीक किया जा सकता है। ठीक बात। अच्छा, चूंकि उनको पता है कि वो ऐसा कर रहे हैं और सैंपल जांच करने के बाद भी पता लगेगा कि नहीं, जो आरोप लगा है वो सही है, चूंकि इसकी जानकारी उनको ठीक से है, तो आपको वो रिश्वत देना चाहते हैं कि आप ये ले लिए और इस कार्रवाई को यहीं रोक दीजिए, फिर आप क्या करेंगे? सर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप जब ड्यूटी के बीच में आता है तो मेरा मानना यह है कि वह सही नहीं है आधिकारिक और किसी भी तौर पर। और अगर वो रिश्वत देते हैं तो उसके लिए मना किया जाएगा क्योंकि ये लॉ एंड रेगुलरिटीज के अगेंस्ट है। बट जी। अगर इसके बाद भी वह करते हैं तो सर मैं इसको जो एफएसएस एक्ट के प्रोविजंस है उसके तहत ही इस पे कार्रवाई करना उचित समझूंगा। ठीक बात। अच्छा, इसी बीच यदि वो किसी उच्चाधिकारी से फोन करवा देते हैं, तब आपका एक्शन क्या होगा? सर मैं अभी इसके लिए सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, अच्छा। तब तो आप ये भी नहीं कर पाएंगे कि यदि किसी स्वास्थ्य मंत्री का फोन करवा दिया, तब आप क्या करेंगे? सर जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस सिचुएशन को कि जी। अगर कोई भी चीज है जो एक्ट के अगेंस्ट है तो जी। इसमें कोई भी सीनियर ऑफिशियल एक्ट के अगेंस्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। जी। 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 जी सर। ठीक है। अच्छा, अभी भारत सरकार का एक निर्देश आया था, है ना, कि जो आप देखते हैं ना, ये कई तेल बार बार वो रिसाइकिल करते रहते हैं, जिससे लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहती है और इससे काफी पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। तो उस स्थिति में आप क्या एक्शन लेंगे? सर इस निर्देश के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, तो सॉरी सर। अच्छा, अच्छा। अच्छा, इस क्षेत्र में आप कि लोगों का हेल्थ मेंटेन रहे, है ना, और सारे रेस्टोरेंट भी प्रॉपर काम करते रहें, हेल्थ भी में रहे, खाना बिल्कुल हाइजेनिक हो, तो इसके लिए आप अपने स्तर से क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं यदि आपका चयन हो जाता है तो? सर इसके लिए मैं सबसे पहले जो
हम्म, स्टेप लेना चाहता हूँ, मैं समझूंगा कि अवेयरनेस सबसे बेटर स्टेप होगा। अवेयरनेस जी से सर हम्म, एफबीओस और जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर्स हैं, ये जी दोनों के लिए अच्छा होता है। जब जी अवेयरनेस होती है सर दोनों एंड से, तो कोई भी एक एंड अपने जो सेट रेगुलेशंस है उसके अगेंस्ट जाने में बहुत उनको परेशानी होती है। ये सबसे पहला स्टेप सर मेरा रहेगा, अवेयरनेस। सर दूसरा रहेगा कि एक रूटीन चेकअप, सरप्राइज ऑडिट्स, इस तरीके से। ठीक है। तो मैं तो बताऊं कि पब्लिक में भी उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो विक्रेता हैं उनको पता है कि ये मिलावट से हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इसमें उनका बेनिफिट आड़े आता है। वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, उनको पब्लिक हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर अगर कोई भी इंटेंशनल, जैसे कि इस सिचुएशन में जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एक इंटेंशनल डिफॉल्ट है जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो जी। इसके लिए सर डेफिनेटली इंस्पेक्शन करना चाहिए और एफएसएस एक्ट के अगेंस्ट तहत ही कार्रवाई करनी चाहिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें फसाई आप जानते हैं? फसाई यस सर। क्या यस है? सर। क्या है फसाई? सर फूड, जी सर, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो जी 2006 एफएसएस एक्ट के तहत स्टेब्लिश हुई है। ये एक जी स्टैट्यूटरी बॉडी है सर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। जी। इसका काम है सर पूरे इंडिया में हम्म, फूड रेगुलेशंस को हम्म, इम्प्लीमेंट करना सर, अच्छा अच्छा। ऑपरेट करना। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो फूड से संबंधित बिस्कुट, नमकीन या मिष्ठान, जितने भी खाद्य सामग्री हो सकते हैं, यदि वो अपना बनाना चाहता है और एक नई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो इसमें फसाई की क्या भूमिका हो सकती है? सर इसके लिए सबसे पहले उस ऑपरेटर को हम्म, लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, जो जी। एफएसएस एआई ग्रांट करता है सर। अच्छा अच्छा। तो ऐसा ग्रांट करते समय वो किन किन मानकों को फॉलो करेगा? सॉरी सर, इस विषय में जानकारी नहीं है मुझे अभी। ठीक बात मैडम। अच्छा, क्या सभी के लिए लाइसेंस जरूरी है? नो मैम, जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, जैसे जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं या फिर जो उनका बहुत ही छोटे लेवल पे बिजनेस होता है, उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। और जो लार्ज एफबीओज होते हैं मैम, उनके लिए फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती तो है। आपको यही बताना चाहिए था जब सर ने पूछा था कि सर ने कहा था मान लीजिए कोई जो है बिस्कुट, नमकीन या अन्य खाद्य पदार्थ तो उसको संबंधित कोई कार्य प्रारंभ कर रहा है, तो आपको बताना चाहिए था कि अगर बड़े लेवल पर कर रहा है तो उसके लिए क्या, और छोटे स्मॉल लेवल पर कर रहा है तो उसके लिए। तो ये आपको ठीक है इस तरीके से। ओके, चलिए। अच्छा ओके ये मैम। ठीक है। अच्छा, फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बताइए। फूड फोर्टिफिकेशन से मैम, जो मैं समझ पाया हूँ, इसमें हम विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड करते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल पब्लिक में, जो नॉर्मल जनता है जिसको वो नहीं मिल पा रहा है, वो न्यूट्रिएंट उसे मिल सके। ठीक है। तो सरकार जो है उसने मतलब फोर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो कुछ अनिवार्य फोर्टिफिकेशन भी होता है ना, वैकल्पिक भी होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है ये। मैम इसके बारे में मुझे अभी ज्यादा डीप में नॉलेज नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ अगर बात करें डबल फोर्टिफाइड नमक, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है ये। सॉरी मैम, इस बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, इसको देख लेना। अच्छा ये बताइए यस मैम। आपकी हॉबी क्या है? आपने इसमें हॉबी में मेंशन किया है कि पारंपरिक भोजन से संबंधित कुछ, जी। क्या मैं जी बताइए मैम। क्या है आपकी हॉबी? मैम मैं अपने शौक में जो लोकल कल्चरल फूड्स होते हैं मैम, मैं उनको ट्राई करना पसंद करता हूँ। तो बताइए भोपाल के कुछ भोजन जो पारंपरिक। मैम भोपाल में एक मिठाई है जो काफी फेमस है, जिसे राजभोग के नाम से जाना जाता है। राजभोग, तो ये राजभोग। हाँ, किस प्रकार की मिठाई है, किससे तैयार होती है, क्या है आखिर ये राजभोग? मैम राजभोग, जैसे जैसे आम भाषा में हम अ, रसगुल्ला कहते हैं मैम, राजभोग इसी प्रकार से तैयार होती है। और इसका जो कलर होता है वो सैफरन कलर का होता है, और ये
रसगुल्ले के कंपैरिजन में कम मीठा होता है मैम, और इसमें जो ऊपर सीजनिंग होती है वो गरी से होती है, जो नारियल होता है मैम, ड्राई ये पाउडर। जो कलर रंग के लिए कुछ एडिटिव मिलाए जाते हैं मिठाइयों में और अन्य भोज्य पदार्थों में, तो ये जो कलर देने के लिए किसका यूज किया जाता है इसमें? आप जो राजभोग नाम ले रहे हैं मिठाई का, तो इसका जो जी रंग देते हैं जो आपने बोला, तो उसके लिए किसका कोई एडिटिव यूज करते हैं या कोई नेचुरल जो है कलर, आर्टिफिशियल, किस प्रकार के कलर यूज किया जाता है? मैम, इसमें एडिबल कलर्स ऐड किए जाते हैं, ये नेचुरल कलर नहीं होता है। एडिटिव यूज किए जाते हैं ना? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो जो एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं तो उनकी कुछ एक निर्धारित मात्रा होती है, तो कितनी मात्रा जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, अगर बात करें, नुकसानदायक नहीं होती है, उसकी कुछ लिमिट? सॉरी मैम, इस बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं, पर मैं इसे जरूर देखूंगा। ठीक है। अच्छा, आप ये इसमें मेंशन है आपका जो गृह जिला है उसमें हुजूर भोपाल, जी तो ये हुजूर का क्या अर्थ होता है? मैम, हुजूर भोपाल में एक तहसील है, हम्म। उस नहीं नहीं, उस तहसील का नाम हुजूर है। नहीं वो तो ठीक है, मैं हुजूर का मतलब पूछ रही हूँ, जैसे हुजूर का मतलब होता क्या है, क्या होता है हुजूर? सुना मैम होगा आपने। आम भाषा में, हम्म। जी मैम, आम भाषा में हम किसी को एड्रेस करते हैं, काफी रिस्पेक्टेड पर्सन को, तो कहा जाता है हुजूर। हुजूर किस तो भाषा ये एक का, नवाबी शब्द है, किस ये एक भाषा का? नवाबी भाषा का शब्द है। नहीं, ये किस उर्दू भाषा? भाषा संबंधित है मैम। उर्दू भाषा से संबंधित, ओके। अच्छा, ये आपने कलिंगा यूनिवर्सिटी से जो है आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ना? जी। केमिस्ट्री, और सब्जेक्ट क्या थे आपके? जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक। तो मुझे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताइए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और जो फूड इंडस्ट्री में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैम। मैम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है लाइव लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैम, जो फूड को स्पॉइल और बेटर दोनों तरीके से काम करते हैं। जैसे मैम फंजाई होता है, बैक्टीरिया होता है, इस तरीके से ये होते हैं मैम। हम्म। तो मैंने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जी। क्या है, वो तो ठीक ही ठीक है। साथ ही फूड इंडस्ट्री में जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बारे में भी आपको बताना था, जिनका यूज जी किया। मैम, तो ईस्ट ईस्ट होता है मैम, जो फर्मेंटेड फूड में यूज होता है। हम्म। अभी मैम मैं यही एक याद कर पा रहा हूँ। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप अभी नोट मत कीजिए, आप आंसर देने पर फोकस कीजिए, आपको पूरी रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, तो आप इसको सुन लीजिएगा, है ना? थैंक यू मैम। ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बात करें तो? बैक्टीरिया है, फंजाई है, क्या है आखिर ईस्ट? मैम, मेरा अनुमान है कि ये यूनिसेलुलर फंगस है एक। फंगस है, वेरी गुड। तो ये जो ईस्ट है, इसके लिए कितना टेम्परेचर जरूरी है, किस टेम्परेचर पर किस मीडियम में ग्रोथ करता है? मैम, पर्टिकुलर तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा, पर अगर अनुमान लगाना चाहूँ तो ये रूम टेम्परेचर में ग्रो करता है, क्योंकि जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं वो भी रूम टेम्परेचर में रखे जाते ओके, हैं। ठीक, ठीक है। अच्छा, ये बताइए आप कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पारंपरिक भोजन के बारे में बताइए, ट्रेडिशनल फूड। जी मैम। मैम, दाल वाफले। हम्म। किस क्षेत्र से, ये भी बताएंगे, दाल बाफले मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में संबंधित है? हाँ। जी मैम। मैम, दाल वाफले मैम मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट यानी कि मालवा हम्म। एरिया से रिलेटेड है। हम्म। और मैम, अगर मैं बुंदेलखंड नॉर्थ की बात करूं तो अनुमान लगाकर बताना चाहूंगा कि मैम वहाँ सरसों से रिलेटेड कोई डिश बनती होगी। और मैम मैं अभी इतना ही सोच पा रहा हूँ। अच्छा, भुट्टे की खीस, इसके बारे में सुना है, भुट्टे की खीस? जी मैम, भुट्टे का किस सुना है मैंने। हाँ, कहाँ से संबंधित है ये मध्य प्रदेश में? मैम, भुट्टे का किस, सॉरी मैम, अभी मैं नहीं सोच पा रहा आपका हूँ। इसमें हॉबी में मेंशन है पारंपरिक भोजन, तो ये आपको पता होना चाहिए, खासकर मध्य प्रदेश के। और सभी स्टेट के पारंपरिक भोजन भी एक बार थोड़ा देख लीजिएगा ना। ये हमारे जी। इंदौर का, मालवा इंदौर जो है वहां पर काफी खाई जाती है ना, इंदौर कभी जाए तो आप खाइएगा भुट्टे की खीस। जी मैम। ठीक है। पोहा, जलेबी, कहाँ से संबंधित है? मैम, पोहा जलेबी इंदौर का काफी फेमस है।
पोहा इंदौर का फेमस है, पर मैम जो पोहा और जलेबी का कॉम्बिनेशन है ये मैम भोपाल में काफी ज्यादा फेमस है। अच्छा, मगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का अगर आप पारंपरिक भोजन किसे कहेंगे? पूरे भारत का पारंपरिक भोजन क्या मैम है? पूरे भारत का पारंपरिक भोजन कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैम भारत एक काफी बड़ी जगह है जहाँ काफी सारी पृष्ठभूमियां हैं। तो यहाँ पर मैम चारों डायरेक्शन में अलग अलग भोजन होते हैं। जैसे अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ तो मैम वहाँ फर्मेंटेड फूड्स खाए जाते हैं। ईस्ट इंडिया में बात करूँ तो मैम वहाँ स्टीम फूड खाया जाता है। वेस्ट इंडिया की बात करी जाए तो मैम वहाँ पे राजस्थान और गुजरात है जहाँ पे दाल बाटी, और मैम गुजरात में हर बेसन का खाना ज्यादा खाया जाता है। और लेकिन अगर मैम नॉर्थ ठीक इंडिया, ठीक है आपका आंसर, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए तो आप उसको खिचड़ी बोल सकते हैं। खिचड़ी। खिचड़ी। खिचड़ी श्योर। भारत का, ठीक है, खिचड़ी याद रखिएगा, है ना? ठीक है, एक और प्रश्न है कि ये जो है, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी? मान लीजिए आपको आपका सिलेक्शन कर लिया जाए ना, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी? जी मैम, फूड सेफ्टी ऑफिसर का रोल मैम प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों है मैम। प्रिवेंटिव के लिए मैम एक अवेयरनेस का रोल होता है। प्यूनिटिव के लिए मैम अगर कोई भी रेगुलेशंस के गाइडलाइन के अगेंस्ट जा रहा है तो मैम वहां पर एफएसएस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। तो इन सब में मैम अवेयरनेस, इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग एंड मैम पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स आता है। ठीक सर। मोहित जी, जी सर। ये बताइए आरडीए क्या है? आरडीए सर, रिक्वायर्ड डेली अमाउंट, माफी चाहता हूँ सर, ये गलत रिकमेंडेड फुल डाइटरी फॉर्म अलाउंस। यस रिकमेंडेड सर। डाइटरी अलाउंस है, अनुशंसित आहार भत्ते। तो ये क्या होते हैं और किसको दिए जाते हैं ये? जो आरडीए होता है सर, ये एक सेट पैरामीटर है जिसका एक मेजरमेंट है कि हर व्यक्ति को अपने डाइट में इतनी क्वांटिटी में ये इंग्रेडिएंट लेना है। फॉर एग्जांपल, ये जैसे तो विटामिन का ये तो आपका बैलेंस डाइट के अंतर्गत आ जाएगा, हम अलाउंसेस की बात कर रहे हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आई आपकी, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। आप जो बता रहे हैं वो आपका बैलेंस डाइट का पार्ट है कि किसको कितना डाइट लेना है, कितना प्रोटीन, विटामिन और अदर जो रिक्वायरमेंट्स है, ये आपका बैलेंस डाइट का पार्ट हो जाएगा। मैं आपसे अलाउंसेस के बारे में पूछ रहा हूँ। जी सर, आरडीए एक मेजरमेंट होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे 1000 mg डेली विटामिन D3 हर एक व्यक्ति को रिक्वायरमेंट होती है। बट सर जो बैलेंस डाइट है इसमें एक डिफरेंस होता है कि उन्हें अपने खाने में कार्ब, फैट एंड प्रोटीन इस मात्रा में लेना है। उसमें एक मैक्रो का क्वांटिटिवनेस होती है सर, और आरडीए में मैक्रो एंड माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ये सर मेरा मानना है। देख लीजिएगा इसको जरा। श्योर सर। बताइए कि अगर हम बात करें फूड टेक्नोलॉजी, तो वो किस तरीके से आपका उसमें क्या रोल होगा, कि उसमें क्या आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे जब आप किसी जगह इंस्पेक्ट करते हैं वहां? सर इस बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं है। चलिए। अच्छा, ये बताइए, आपकी हॉबीज में एक हॉबी और आपने घुड़सवारी लिखी है, तो जी आप किस सर। तरह से उसको करना पसंद करते हैं? सॉरी सर, लास्ट वर्ड्स रिपीट करेंगे प्लीज। आपने घुड़सवारी अपनी हॉबी में लिखा है, तो जी। आप उसको किस तरह से आप उसको हॉबी मानते हैं कि ये हॉबी है आपकी? जी सर। सर हॉर्स राइडिंग जो स्पोर्ट है सर, मैं अपने खाली समय में जरूर करता हूँ, और सर इससे डिसिप्लिन और कंट्रोल और अलर्टनेस तीनों चीजें डेवलप होती हैं सर। इसके लिए मैं इसे हॉबी में रखता हूँ, और जिसके लिए मैं समय हर हफ्ते निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। अ, अगर हम बात करें पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग से रिलेटेड क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो वेंडर्स को फॉलो करने चाहिए? सर पैकेजिंग से रिलेटेड वो, सॉरी सर मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ। चलिए। ये बताइए कंज्यूमर कोड्स क्या होते हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि कंज्यूमर कोड्स को बनाया जाए? सर कंज्यूमर कोड्स जो होते हैं, जब भी किसी कस्टमर को वो सर्विसेज ना मिले जिसके लिए उसने पे किया है, चाहे वह गुड्स हो या सर्विस हो, तो एक स्पेशल कोड्स बनाई गई है जहां कंज्यूमर इन सब चीजों को लेकर
उस सर्विस प्रोवाइडर पर या गुड्स प्रोवाइडर पर क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट जो है उस पे जो इंफॉर्मेशन उसके रैपर पे होती है, वो इंफॉर्मेशन को अगर वो फॉलो नहीं करता है, या जैसे हम वेट को ले क्वांटिटी को लेके अगर हम बात कर ले, वो क्वांटिटी वो हमें प्रोवाइड नहीं करता है, उस केस में क्या लीगल एक्शंस उसके अगेंस्ट हो सकते हैं? सर ये मिस ब्रांडिंग का केस होता है और इसके लिए एफएसएस एक्ट 2006 में प्रोविजंस हैं, बट सर अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है। ये बताइए लाइव स्टॉक ये क्या है और इसका फूड सेफ्टी में क्या रोल है? सर लाइव स्टॉक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, कैटल, और इसका फूड सेफ्टी में काम, इसका रोल यह है सर कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाइव स्टॉक से ही आते हैं, तो उनका जो हाइजीन है और जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सर किसी भी तरीके का मिसअलाइनमेंट ना हो, इसके लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर का रोल होता है सर। अच्छा बताइए, जैसे हम अगर हम देखते हैं कि फेस्टिव सीजन्स में जो है काफी जो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें कभी काफी एडल्ट्रेशन की मात्रा में देखने को मिलती है, तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? सर इसके लिए मेरा मानना है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। जो भी उस एरिया में या मार्केट में या डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है उन्हें एक लॉन्ग टर्म प्लान प्रपोज करना चाहिए अपने वेंडर्स के साथ, और सीजन आने के कुछ समय पहले से ही उन्हें ट्रेडर्स की जो यूनियन होती है उनके साथ मीटिंग करके अवेयर करना चाहिए। ये पहला स्टेप होना चाहिए सर। सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए कि उन्हें अपने एक ऑडिट प्लान सेटअप करना चाहिए जिसमें वो फेस्टिवल आने से तकरीबन 2-3 महीने पहले से सारे जो भी फूड प्लेसेस है वहां पे अपने ऑडिट्स करें, इंस्पेक्शन करें। इससे जो बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनके मन में भी रहता है कि रेगुलेटरीज अपना काम प्रॉपर कर रही हैं। सर तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि जो मोबाइल वैन आजकल फैसिलिटी है फूड की क्वालिटी को चेक करने के लिए, अगर वह हर जगह होगी तो इसमें हम रैपिड एक्शन ले सकते हैं चेक करके। मोहित जी, जी सर। स्ट्रीट फूड कल्चर बहुत ज्यादा ही है, स्ट्रीट फूड वाला कल्चर। तो इसके लिए क्या इसके हाँ, इसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स उठाए जाना चाहिए कि इनकी सेफ्टी हो सके? सर सॉरी आपकी आवाज इंटरप्ट हुई है, प्लीज एक बार रिपीट करें। जैसे कि इंडिया में स्ट्रीट फूड कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इनकी सुरक्षा के लिए जो खाने के लिए आ रहे हैं उनको ध्यान में रखने के लिए क्या कदम उठाने का चाहिए? सॉरी सर अभी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। ओके। अगर वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की जाए तो ये क्या है और क्यों लाया गया है? वन नेशन वन रेशन कार्ड सर, जी राइट? जी जी। सर वन नेशन वन रेशन कार्ड हमारे ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कोविड के टाइम पर प्रपोज किया था इसको। जो भी प्रवासी मजदूर थे या जो भी बीपीएल कार्ड होल्डर्स थे जिन्हें राशन मिलता है, वो जब एक अपने होम स्टेट से दूसरी जगह पर होते हैं तो उन्हें राशन नहीं मिल पाता था। तो इसके पीछे का मोटिव है कि वह आधार कार्ड से लिंक हो सके और एक ही राशन कार्ड पे उन्हें अक्रॉस इंडिया वो राशन प्राप्त हो सके। अभी आप बात कर रहे थे कि एफएसएस एक्ट के बारे में, तो उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 59, उसमें क्या है? सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं है। 41? सॉरी सर अभी मुझे सेक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा, कितने सेक्शन टोटल? मैम तकरीबन 60 के आसपास सेक्शंस हैं। 60? यस मैम। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, कितने टोटल है। जी मैम। अगर हम बात करें कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? दोनों में सर डिफरेंस क्या रहता है? लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, सर जी। जो लार्ज फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और सर जो स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और इनके लिए कोई क्राइटेरिया है क्या कि कितने तक बिजनेस होना चाहिए? सर मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। मेरा लाइफ
क्या होता है? सर मैं सुन नहीं पाया, एक बार प्लीज हाँ रिपीट करेंगे? हाँ, फूड सेफ्टी ऑडिट। फूड सेफ्टी ऑडिट। बताइए। सर इस बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज अभी नहीं है। मोहित शर्मा जी। जी सर। वो आ गया टाइम। मोहित शर्मा जी, जी सर। आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए? सर मेरे पास सर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड मेरा मानना है कि मैं अपने एजुकेशन और साइंटिफिक नॉलेज को यूज कर सकता हूँ, जो कि मैं ग्रूम कर सकता हूँ। और मेरे पास सर जो टीम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है वह भी काफी ज्यादा काम आएगा सर इसमें। ठीक। मोहित जी, आपका औपचारिक साक्षात्कार समाप्त होता है और अब बारी है थैंक यू। फीडबैक की, है ना? तो आपका आत्मविश्वास लेवल काफी अच्छा है ना? अभी जो जो पोशाक आपने पहना है उसके अकॉर्डिंग मूल्यांकन किया गया है ना? निश्चित रूप से आप इसमें सुधार करेंगे, है ना? जी। जो इंटरव्यू में पढ़ के जाएंगे तो अगला जब भी मार्क दें तो उसमें औपचारिक पोशाक में दें, है ना? तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हम कम मूल्यांकन कर पाएंगे। श्योर सर। बाकी आपका आई कांटेक्ट अच्छा था, है ना? बातचीत करने का तरीका अच्छा था, वाणी में स्पष्टता थी, और सबसे अच्छी बात जो आपकी है वो ये कि जहाँ पे आपको सटीक जानकारी नहीं है वहां पे आपने सारी बोल दिया। ये सबसे अच्छी बात है आपकी, है ना? आपने बोर्ड को कोई गलत सूचना नहीं दी। अगर थोड़ा सा शुरू में छोड़ दिया जाए तो आपको जो विशेष फोकस करना है वो थोड़ा इसी पर, कि कभी बोर्ड को गलत जानकारी मत दीजिएगा। ऐसे ही अगर आप सटीक जानकारी नहीं है तो आप सारी बोल सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आपका अच्छा रहा, है ना? तो थोड़ा बहुत ये अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो एक्ट वगैरह हैं, है ना, इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरा सुझाव यही रहेगा, है ना? बाकी जी सर। जहाँ आप कार्यरत हैं उसका लाभ निश्चित रूप से बातचीत के दौरान हमें दिखा भी, है ना, कि जहाँ भी आप कार्य कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे, इसमें भी आएंगे तो अच्छा करेंगे। तो अपने जो पाठ्यक्रम में जो भी चीजें शामिल हैं उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लीजिए, है ना? थैंक यू सर। विषय को सर और मुझे। जी सब्जेक्ट पढ़ने की जी मैम। जरूरत है अभी आप, जी। हाँ, यस मैम। क्योंकि पूछिए। सब्जेक्ट में अगर जहाँ गए तो आप उसका आंसर अच्छे से नहीं दे पाए, और सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा ज्यादा। और आप जो वर्तमान सर जैसा बोला सर ने कि उससे संबंधित प्रश्न नेक्स्ट टाइम